आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आत्मकथा जिसका शीर्षक है बिस्कोहर की माटी। और इस आत्मकथा को लिखा है विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने। दोस्तों, आत्मकथा का अर्थ क्या होता है? आत्मकथा का अर्थ होता है कि जब कोई लेखक अपने जीवन के बारे में लेख लिखता है तो वह आत्मकथा कहलाता है। यह बिस्कोहर की माटी जो है वह लेखक के जीवन के बारे में है। इस पाठ में लेखक अपनी माँ, अपने गांव बिस्कोहर और अपने गांव के आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करते हैं और अपने गांव की जीवन शैली, अपने गांव के लोक कथाओं, अपने गांव की लोक मान्यताओं को हमारे सामने प्रस्तुत करने का वह प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस आत्मकथा को हम 3 भागों में पढ़ेंगे ताकि सरलता से समझ पाएं। पढ़ते हैं इस आत्मकथा का भाग नंबर 1। पूरब टोले के पोखर में कमल फूलते। यहाँ पोखर का अर्थ है तालाब। लेखक बताते हैं कि उनके गांव में एक तालाब था जिसमें कमल के फूल खिलते हैं। भोज में हिंदुओं के यहाँ भोजन कमल पत्र पर परोसा जाता। लेखक बताते हैं कि उनके गांव में जितने भी हिंदू लोग थे उनके यहाँ जो भोजन है वह कमल के पत्तों पर परोसा जाता था। कमल पत्र को कमल के पत्ते कहा जाता है। कमल पत्र को पुरैन कहते। गांव में कमल पत्र को पुरैन नाम से जाना जाता है। कमल के नाल को भसीण कहते, यानी कमल के जो डंडी होती है उसे भी भसीण नाम से जाना जाता है। आसपास कोई बड़ा कमल तालाब था। गांव के आसपास एक बड़ा सा कमल का तालाब था जिसे लेवड़ी का ताल कहा जाता है। अकाल पड़ने पर लोग उसमें से भसीण यानी कमल ककड़ी खोदकर बड़े बड़े खांचों में सर पर लादकर खाने के लिए ले जाते थे। यानी गांव में जब अकाल पड़ता था तो लोग क्या करते थे? लोग कमल के तालाब में से भसीण जो है कमल ककड़ी को खोद खोद कर बड़े बड़े खांचों में भरकर अपने सर पर लाद कर खाने के लिए वे ले जाते थे। कमल ककड़ी को सामान्यतः अभी भी गांव में नहीं खाया जाता है। लेखक बताते हैं कि कमल ककड़ी को अभी भी गांव में नहीं खाया जाता है। कमल का बीज कमलगट्टा जरूर खाया जाता है। अब यहाँ कमल के बीज को कमलगट्टा कहते हैं। कमल से कहीं ज़्यादा बाहर कोया की थी। लेखक बताते हैं कि उनके गांव में कमल के फूल से ज़्यादा संख्या कोया फूलों की थी। कोया वही जल पुष्प है जिसे कुमुद कहते हैं। जल पुष्प का अर्थ होता है जल में उगने वाले फूल। कोया वही जल में उगने वाला फूल है जिसे कुमुद के नाम से जानते हैं। इसे कोकाबेली भी कहते हैं, यानी कोया फूल को, कुमुद फूल को कोकाबेली भी कहा जाता है। शरद में जहाँ भी गड्ढा और उसमें पानी होता है कोया फूल उठती है। शरद ऋतु में जहाँ भी गड्ढा होता है और उस गड्ढे में पानी होता है उसमें कोया जो फूल है वह खिल उठता है। रेलवे लाइन के दोनों ओर प्रायः गड्ढों में पानी भरा रहता है। लेखक बताते हैं कि उनके गांव में एक रेलवे की लाइन है। उस रेलवे लाइन के दोनों ओर गड्ढे हैं और गड्ढों में पानी भरा रहता है जिसकी वजह से उस गड्ढे में कोया के जो फूल है वह भी खिल उठते हैं। आप उत्तर भारत में से प्रायः सर्वत्र पाएंगे। लेखक बताते हैं कि कोया के जो फूल है वह उत्तर भारत में हमेशा पाए जाएंगे। विश्वनाथ बहुत दिनों समझते थे कि कोया सिर्फ हमारे यहाँ का फूल है। विश्वनाथ यानी लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ यह समझते थे कि कोया का जो फूल है वह उनके गांव में ही उगता है। एक बार वैष्णो देवी दर्शनार्थ गए। लेखक एक बार वैष्णो देवी दर्शनों के लिए जाते हैं। देखा यह पंजाब में भी रेलवे लाइन के दोनों तरफ खिलाता अनवरत निरंतर। अब वैष्णो देवी जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में पंजाब पड़ता है। पंजाब में उन्होंने देखा रेलवे के दोनों तरफ कोया के जो फूल है वे खिले हुए हैं। शरद की चांदनी में सरोवरों में चांदनी का प्रतिबिंब और खिली हुई कोया की पत्तियां एक हो जाती है। लेखक बताते हैं कि कि जब शरद ऋतु की चांदनी तालाबों में पड़ती है तो जो कोया की पत्तियां है वह भी एक हो जाती है। इसकी गंध को जो पसंद करता है वही जानता है कि वह क्या है। इस कोया के पत्तों की गंध को जो पसंद करता है वही जानता है कि कोया के फूल क्या है। इन्हीं दिनों तालाबों में सिंगाड़ा आता है, यानी शरद ऋतु में ही तालाबों में सिंगाड़ा उगता है।
सिंगाड़े के भी फूल होते हैं उजले और उनमें भी उनमें गंध भी होती है। लेखक बताते हैं कि सिंगाड़े के भी फूल होते हैं, वे कैसे होते हैं, उजले रंग के, और उनमें भी एक गंध होती है। विश्वनाथ को सिंगाड़े के फूलों से भरे हुए तालाब से गंध के साथ एक हल्की सी आवाज भी सुनाई देती थी। यानी लेखक को सिंगाड़े के फूलों से भरे हुए तालाब से गंध के साथ साथ एक हल्की आवाज सुनाई देती थी। वह घूम घूम कर तालाबों से आती हुई वह गंध मिश्रित आवाज सुनते। सिंघाड़ा जब बतिया यानी छोटा दूधिया होता है तब उसमें वह गंध भी होती है। लेखक तालाब के आसपास घूमते और उस गंध मिश्रित आवाजों को सुनते। सिंघाड़ा जब छोटा होता है दूधिया रंग का तब उसमें से वह गंध आती है। और शरद में ही हर श्रृंगार फूलता है और शरद ऋतु में ही हर श्रृंगार का जो फूल है वह भी खिलता है। पितृपक्ष यानी पितृपक्ष में मालिंदाई घर के दरवाजे पर हर श्रृंगार की राशि रख जाती थी। यानी पितृपक्ष का जब महीना आता था, पूर्वजों की जब पूजा की जाती थी गांव में, तो मालिंदाई जो है घर के दरवाजे पर हर श्रृंगार के फूलों की राशि रख जाती थी तो खड़ी बोली हुई। गांव की बोली में कुरई जात रही। लेखक बताते हैं कि रख जाती थी तो वाक्य जो है ये खड़ी बोली का वाक्य हुआ। गांव की बोली में रख जाती वाक्य को कुरई जात रही कहते हैं। बहुत ढेर सारे फूल मानो इकट्ठे ही अनायास उनसे गिर पड़ते थे। अब जो गांव की मालिन दाई थी वह हरसिंगार फूलों को लेकर गांव के घर घर में रखने जाती थी। उनके हाथ में कई सारे फूल होते थे जो अचानक ही गिर पड़ते थे। कुरई देना है तो सकर्मक, लेकिन सहजता अकर्मक की है। गांव में ज्ञात अज्ञात वनस्पतियों, जल के विविध रूपों और मिट्टी के अनेक वर्णों आकारों का एक ऐसा समस्त वातावरण था जो सजीव था। लेखक बताते हैं कि गांव में कई तरह की वनस्पतियां थी, जल के विविध रूप थे और मिट्टी के कई प्रकार थे। ऐसा वातावरण गांव का बना हुआ था जो सजीव लगता था। यानी गांव का प्राकृतिक चित्रण यहाँ पर किया गया है। विश्वनाथ आदि बच्चे उसे छूते, पहचानते, उससे बतियाते थे। गांव की वनस्पतियों को, जल के विविध रूपों को गांव के बच्चे छूते थे और उससे बतियाते थे। सभी चीजें प्रत्येक चीज में थी और प्रत्येक सब में। आकाश भी अपने गांव का ही एक टोला लगता। अब लेखक बताते हैं कि आसमान भी अपने गांव का एक हिस्सा लगता था। चंदा मामा थे, जो आसमान में चांद होता है वह चंदा मामा थे हमारे लिए। उसमें एक बुढ़िया थी। हम चंदा मामा में एक बुढ़िया को देखते हैं। लेखक भी यही बता रहे हैं कि चंदा मामा के अंदर एक बुढ़िया थी जो बच्चों की दादी की सहेली थी। माँ आंचल में छिपाकर दूध पिलाती थी। बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित होता है। लेखक बताते हैं कि चांद की चांदनी में माँ जो है आंचल में छिपाकर बच्चों को दूध पिलाती थी। और बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं होता, माँ से बच्चों के सारे संबंधों का वह जीवन चरित भी होता है। बच्चा सुबुकता है, रोता है, माँ को मारता है, माँ भी कभी कभी मारती है। बच्चा चिपटा रहता है, माँ चिपटाए रहती है। लेखक बताते हैं कि बच्चे का माँ से किस प्रकार का संबंध रहता है। बच्चा रोता है, सुबुकता है, कभी कभी माँ को मारता है, लेकिन माँ भी कभी कभी उसे मारती है। लेकिन बच्चा माँ से चिपटा रहता है और माँ जो है बच्चे को चिपटाए रहती है। बच्चा माँ के पेट का स्पर्श, गंध भोगता रहता है, पेट में अपनी जगह जैसे ढूंढता रहता है। अब लेखक यहाँ बता रहे हैं कि बच्चे का माँ से संबंध माँ के गर्भ से ही हो जाता है। बच्चा जो है माँ के पेट का स्पर्श करता है, माँ के गंध को भोगता रहता है, पेट में वह अपनी जगह जैसे ढूंढता रहता है। विश्वनाथ ने एक बार जोर से काट लिया। विश्वनाथ ने अपनी माँ को एक बार जोर से काट लिया। माँ ने जोर से थप्पड़ मारा, फिर पास में बैठी नाउन से कहा, दांत निकाले हैं, टी-शर्ट है। अब जब विश्वनाथ छोटे थे तो उन्होंने अपनी माँ को काट लिया था। जब माँ को दर्द होता है तो माँ ने विश्वनाथ को जोर से थप्पड़ मारा और फिर पास में बैठी नाउन से माँ ने कहा कि दांत निकालता है इसलिए यह टीसता है। बच्चे दांत निकालते हैं तब हर चीज को दांत से यूं ही काटते हैं, वही टीसना है। चांदनी रात में खटिया पर लेटी माँ बच्चों को दूध पिला रही है। बच्चा दूध ही नहीं, चांदनी भी पी रहा है। चांदनी भी
माँ जैसी ही पुलक स्नेह ममता दे रही है। यहाँ चांदनी का वर्णन किया गया है कि रात के समय खटिया पर माँ जो है बच्चे को दूध पिला रही है। चांदनी रात में खटिया पर लेटी माँ जो है बच्चे को दूध पिलाती है। बच्चा दूध ही नहीं पीता बल्कि चांद की चांदनी को भी वह पीता है। चांदनी भी माँ जैसी ही पुलक होती है, स्नेह होती है और ममता देती है। माँ के अंक से लिपटकर माँ का दूध पीना जड़ के चेतन होने यानी मानव जन्म लेने की सार्थकता है। लेखक बताते हैं कि माँ के अंग से लिपटकर माँ का दूध पीना जड़ के चेतन होने जैसा है, यानी मानव जन्म लेने के लिए यह सार्थकता होती है। पशु माताएं भी यह सुख देती पाती होंगी। और पक्षी अंडज, लेखक बताते हैं कि जो पशु माताएं होती हैं वह भी अपने बछड़ों को ऐसे ही सुख दे पाती होंगी जैसे माँ जो है अपने बच्चे को दे पाती है। लेकिन जो पक्षी का अंडा होता है वह किस प्रकार से स्नेही होता है अपनी माँ के लिए, आइए जाने। यह बिस्नाथ ने बहुत बाद में देखा समझा। दिलशाद गार्डन के डियर पार्क में तब बतखें होती थी। लेखक बताते हैं कि जो अंडा होता है वह माँ का किस प्रकार से प्रिय होता है यह मैंने बहुत देर में समझा था। दिलशाद गार्डन में एक पार्क है डियर पार्क के नाम से। वहाँ पर बतखें हुआ करती थी। बतख अंडा देने को होती तो पानी छोड़कर जमीन पर आ जाती। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जब बतख अंडा देने वाली होती है तो वह पानी को छोड़ देती है और जमीन पर वह अंडा देने के लिए आ जाती है। इसके लिए एक सुरक्षित कांटेदार बाड़ा था। देखा, एक बतख कई अंडे को से रही है, पंख फुलाए उन्हें छिपाए हैं। लेखक बताते हैं कि जो बतख है वह सुरक्षित स्थान पर अपने अंडों को देती है। अब लेखक देखते हैं कि एक बतख है जो कई अंडों को दे रही है और अपने अंडों की रक्षा कर रही है अपने पंखों से छिपाकर। दुनिया से बचाए हैं। एक कौवा थोड़ी दूर ताक में। अब एक कौवा जो है थोड़ी दूर से ताक रहा है बतख के अंडों को। बतख की चोंच सख्त होती है, अंडों की खोल नाजुक। अब जो बतख की चोंच होती है वह सख्त होती है और जो अंडे की त्वचा होती है वह नाजुक होती है। कुछ अंडे बतख माँ के डैनों से बाहर छिटक जाते हैं। अब कुछ अंडे जो है वह बतख माँ के पहुंच से बाहर छिटक जाते हैं। बतख उन्हें चोंच से इतनी सतर्कता कोमलता से डैनों के अंदर फिर से छुपा लेती थी कि बस आप देखते रहिए, कुछ कह नहीं सकते इसे। लेखक बताते हैं कि जो बतख की चोंच है वह बहुत सख्त होती है और जो अंडे का खोल है वह बहुत नाजुक होता है। लेकिन जब अंडा बतख की पहुंच से दूर हो जाता है तो बतख इतने नाजुक तरीके से सतर्कता से अंडे को उठाती है जिससे अंडा टूटता भी नहीं है और अंडे की रक्षा हो भी जाती है। इसे कुछ कह नहीं सकते, इसे शेष सारत भी नहीं बयान कर सकते। और माँ की निगाह कुएं की ताक पर भी थी। कभी कभी वह अंडों को बड़ी सतर्कता से उलटती पलटती भी। लेखक बताते हैं कि माँ चाहे कोई भी हो अपने बच्चों की रक्षा वह करती है। अपने बच्चों से वह बहुत स्नेह करती है। यहाँ माँ की ममता के बारे में बताया गया है, चाहे वह मानव शरीर में हो, पशु शरीर में हो, चाहे पक्षी के शरीर में हो। किसने दी विश्वनाथ की माँ और बतख की माँ को इतनी ममता। अब लेखक पूछते हैं कि किसने दी माँ को इतनी ममता, चाहे वह विश्वनाथ की माँ हो चाहे वह बतख की माँ हो। जैसे पानी बहता है, हवा चलती है, वैसे ही माँ में बच्चे की ममता प्रकृति में ही सब कुछ है। लेखक बताते हैं कि जैसे पानी बहता रहता है, हवा निरंतर चलती रहती है, वैसे ही माँ जो है बच्चे की ममता प्रकृति में ही सब कुछ होती है। जड़ चेतन में रूपांतरित होकर क्या क्या अंतर्बाह्य घटता है, लीलाचारी होता है। गुरुवर हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रायः कहते हैं। लेखक बताते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि क्या यह सब बिना किसी प्रयोजन के है, बिना किसी उद्देश्य के है। लेखक बताते हैं कि जो बच्चे की माँ से ममता है वह क्या बिना किसी प्रयोजन के है, बिना किसी उद्देश्य के है। होगा कोई महान निहित उद्देश्य यानी प्रयोजन, लेकिन अभी तो बुश बिलेयर ने इराक फतेह किया है। कहाँ माँ का बच्चे को दूध पिलाना, कहाँ बतख का अंडा सेना। लेखक बताते हैं कि होगा इस महान निदिष्ट उद्देश्य में कोई प्रयोजन, लेकिन आज के समय में तो जो बुश बिलेयर है उन्होंने इराक पर जीत हासिल कर ली है। कहाँ माँ का बच्चे को दूध पिलाना है और कहाँ है
बतख का अपने अंडों की रक्षा करना है। तो दोस्तों यह था इस आत्मकथा का भाग नंबर 1। इस आत्मकथा के भाग नंबर 2 को देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।